सो हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ माई एग्जाम्स। और आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एज वी ऑल नो कि जेईई मेंस की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत से बच्चों को ने फॉर्म फिल भी कर दिया है, नो डाउट। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि हमें फॉर्म फिलिंग के टाइम पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन यहाँ पर हम थ्रू दिस प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। तो ध्यान से यहाँ पर बने रहो। जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लो, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली फॉर जेईई एस्पिरेंट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है रिलेटेड टू योर फॉर्म फिलिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो सर, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं कि उनको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आज का जो सेशन है इसलिए हम आपके साथ और रजनीश सर के साथ करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू बच्चों को स्पेशली जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको गाइड कर सकें। मैम एक्चुअली ये हमेशा से एक इशू रहा है। अभी डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं। हम लोगों के टाइम पर जब हम लोग पढ़ते थे इस तरह के रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती थी, फिर फिजिकली टीचर के पास जाके पूछना होता था। लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है बच्चों को कि घर बैठे ही हर चीज़ का सोल्यूशन उनके पास में है। तो माई एग्जाम्स की जो टीम है वो यही कोशिश में इस वीडियो को बनाने का बेसिकली पर्पज़ भी यही है कि बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को हम लोग एड्रेस कर पाएँ, उनको बता पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ कि भाई आपको बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जो इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको चाहिएंगी। जी सर, बिल्कुल। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों के जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उससे। तो पहला जो बच्चे का डाउट है वो ये है, हाउ टू अपलोड द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए जिससे कि जो बच्चे अभी फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हैं, उनके पास ये एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चली जाए। देखिए, फोटोग्राफ्स जब आपको अपलोड करना है तो उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, मतलब आप सामने देखते हुए हों उस फोटो में। दूसरा, कोई कलर्ड टाइप का स्पेक्स आपको यूज़ नहीं करना है ना। आपको अगर नॉर्मल आपको स्पेक्स यूज़ करते हैं तो वो स्पेक्स आपको लगा के रखना है और सामने देखते हुए वो फोटो होना चाहिए। उस फोटो में आपके जो ईयर्स हैं, कान यानी कि वो विजिबल होने चाहिए। जो एनटीए की स्टैंडर्ड गाइडेंस है वो तो यही है, उनकी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, सिग्नेचर जब आप अपलोड कर रहे हैं तो सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे करने हैं। उस पेपर के पीछे बैक साइड में कुछ और नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सिग्नेचर जो है उसके साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड है वो भी वहाँ दिख रहा है, उसमें पीछे कुछ लिखा हुआ है और वो भी वहाँ दिख रहा हो, तो ऐसा नहीं होना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसका प्रॉपर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। ओके सर, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, हालांकि इट्स हाई टाइम नाउ, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना और तभी अपने फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करना। सर, आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे इशू हैं, जैसे ओनली बर्थ ईयर मेंशन्ड है, नेम में डिफरेंस है, पेरेंट्स नेम में डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या करें? मैम, वैसे तो एनटीए ने लगभग 1 महीने पहले ये नोटिफिकेशन दे दिया है, तो बच्चों ने अब तक अपडेट करवा लिया होगा और अपडेटेड आधार कार्ड ही वो यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मान लेते हैं किसी केस में किसी बच्चे से मिस हो गया या उसको अपडेटेड आधार अभी तक नहीं मिल पाया है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स वो यूज़ कर सकता है और उससे डिटेल्स वो अपलोड कर सकता है जो उसके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट से मैच कर रहा हो। जैसे वो चाहे तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं मानता हूँ कि आधार कार्ड का होना चाहिए पासपोर्ट के डिटेल्स वो यूज़ कर सकता है। पासपोर्ट के अलावा कोई भी बच्चा चाहे तो वो अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। पैन कार्ड के अलावा ऑल्टरनेटिव उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए एनटीए ने, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। उन्हें कोई भी एक ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट आईडी के डिटेल्स को उसमें फिल करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरे पास ये आया है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड भी इश्यूज है स्टूडेंट्स को। जी,
मैम एक्चुअली रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या करना है कि अगर आप 12th अपीयर्ड हैं, यानी कि आप इस साल 12th क्लास दे रहे हैं, तो उस केस में जो स्कूल ने आपके बोर्ड फॉर्म रजिस्टर किए होंगे, बोर्ड फॉर्म जब भरे होंगे तो वहाँ स्कूल से एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। इन केस आप 12th पास हैं तो उस केस में 12th क्लास का जो रोल नंबर है वो आपको वहाँ फिल करना है, और अपीयरिंग अगर है तो स्कूल से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा आपको वो नंबर वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर नॉलेज को। सर व्हाट अबाउट द आपार आईडी? ये कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहा है। आपार आईडी बहुत सारे बच्चों को नहीं नोन है, ये काफ़ी कॉमन डॉक्यूमेंट नहीं है ये, पर जो जागरूक पेरेंट्स हैं, जो अलर्ट रहते हैं बच्चे, उन लोगों ने बनवाया हुआ है। पर एनटीए ने इस आपार आईडी को नेसेसरी नहीं किया हुआ, ऑप्शनल ही रखा है। तो अगर बच्चे के पास है तो बहुत अच्छा, वो डिटेल्स फिल कर दे। अगर उसके पास नहीं है तो उसको स्किप कर सकता है, वो ऑप्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीस डिडक्टेड बट कंफर्मेशन पेज नॉट अपीयर्ड। मैम एक्चुअली ये इशू आते हैं कि कई बार नेट का जो स्पीड है वो बहुत स्लो होता है, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है। तो इन केस टेक्निकल कोई ग्लिच अगर आ रहा है जिसकी वजह से आपने फॉर्म फिल कर दिया है और फिल करते समय आपने फीस सबमिट कर दी है, उसका आपके पास कंफर्मेशन भी है लेकिन वो सबमिट नहीं हो पाया, तो उस केस में आपको क्या करना है बच्चों कि जब आपने फीस पे किया है तो वहाँ पेमेंट जो पेज आया है कि भाई आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है, तो उस केस में उस पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है, वो आपके पास एक प्रूफ होगा। सपोज मान लीजिए विंडो पे वहाँ आपको वापस से मैसेज पॉपअप होता है कि आपने फ़ीस फिल नहीं की है, आपने फ़ीस पे नहीं की है, तो इन दैट केस आपको फ़ीस को फिर से सबमिट करना है। फीस पे करने के बाद में फिर आप जब फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो वहाँ फिर से आपको देखना है कि अब क्या मैसेज आ रहा है। यानी कि अगर एक बार फीस आपने सबमिट कर भी दी है लेकिन उन्होंने उस फीस को नहीं माना है या उनके पास कंफर्मेशन नहीं हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो रखना है, उसको आपको एनटीओ को सेंड करना है बाद में, और वहाँ से जैसे ही आप कम्युनिकेट करेंगे आपको इस फीस का रिफ़ंड मिल जाएगा। तो बच्चों बात वही है कि अगर मान लीजिए फ़ीस कट चुका है, फ़ीस आप पे कर चुके हैं लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है, बाद में सबमिट करने पर उसका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको फिर से फ़ीस तो पे करनी ही होगी और फाइनली आपको उसको सबमिट करना होगा। यानी कि एक दो बार अगर ऐसा गड़बड़ हो भी जाता है तब भी आपको फ़ीस तो पे करना है, लेकिन इस दौरान थोड़ा सा टाइम ब्रेक रखें अपने साथ में। मतलब ऐसा ना हो कि आपने अभी फ़ीस सबमिट किया, मैसेज पॉपअप नहीं हुआ, आपने फिर दोबारा 1 मिनट के अंदर ही फिर से फ़ीस पे कर दिया। तो मल्टीपल टाइम इसको एक साथ नहीं करना है, आप थोड़े टाइम के बाद में फिर देखें कि भाई अब क्या आ रहा है। मतलब स्लोली दे हैव टू डू ईच एंड एवरी सिंगल प्रोसीजर। ठीक है सर, टाइम के साथ। जी सर, ठीक है। स्टक इन बिटवीन द रजिस्ट्रेशन ड्यू टू एनी रीजन, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? कई बार क्या होता है जब बच्चा फॉर्म फिल कर रहा होता है, मैंने कई रिसेंट में बच्चों को अपने सामने जब फॉर्म फिल करवा रहा था तो देखा कि अचानक नेटवर्क जाने की वजह से या लाइट जाने की वजह से या बच्चे ने कोई गलत की प्रेस कर दिया, कई बार वो विंडो क्लोज़ हो जाती है और बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि क्या अब तक जो, क्योंकि काफ़ी लंबा फॉर्म है मैम, उसको अगर हम मान लीजिए 6-7वें पेज तक पहुंच गए और अचानक से अगर वो डिसअपीयर हो गया तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अच्छा वापस शुरू से हमें फिल करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर फर्स्ट पेज आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसमें आपके मोबाइल नंबर और साथ साथ आपके ईमेल आईडी दोनों ही मांगते हैं फर्स्ट पेज पे ही। तो फर्स्ट पेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो एक एप्लीकेशन नंबर आपका जो एक्सक्लूसिव हर स्टूडेंट्स के लिए होता है, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का एक्सक्लूसिव होता है, वो आपके ईमेल पर आ जाता है। जैसे ही ऐसा कुछ हो कि विंडो आपकी क्लोज़ हो जाए या आप लॉग आउट हो जाएं, आप इमीडिएटली अपने ईमेल आईडी को ओपन करें, उसमें वो एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। जहाँ तक ऑटोमेटिकली जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता जाता है। तो इसका मतलब अगर अपने 7वें पेज तक आप पहुँच गए तो 7th पेज तक वो सेव्ड है। आप जब दोबारा उस एप्लीकेशन नंबर से री लॉग इन करेंगे तो आप 8वें पेज से वापस स्टार्ट कर पाएंगे। नथिंग टू वरी। ओके, सो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है।
एक बहुत कॉमन सा डाउट है, बच्चों की ये थिंकिंग है कि भाई अगर हमने सबसे पहले फॉर्म फिल कर दिया है तो हमको सबसे पहले ही सेंटर अलॉट होगा। देखिए मैम, ये इस चीज़ पर डिपेंड कभी नहीं करता है कि किसने फॉर्म पहले सबमिट किया है किसने बाद में, क्योंकि फॉर्म सबमिशन जो है वो कब काउंट किया जाता है, जब लास्ट डे, जब फॉर्म सबमिशन का लास्ट डे जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तब माना जाता है कि सारे फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सेंटर अलॉट किए जाते हैं। इवन कई फॉर्म तो ऐसे भी होंगे जिनमें बाद में फिर से एडिटिंग होगी, फिर से उनको चेंज करना पड़ेगा, डिटेल्स चेंज होंगी, कोई सेंटर चेंज कर रहा होगा, कोई कुछ चेंज कर रहा होगा, तो इसलिए शुरुआत में जो सबमिशन होता है उसको कभी भी फाइनल सबमिशन नहीं माना जाता है। एक बार जब आपका एनटीए क्लोजर कर देता है, यानी कि उनकी तरफ से विंडो क्लोज हो जाती है कि अब फाइनली कोई करेक्शन भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तब ये देखा जाता है कि भाई कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स आए, किसका क्या चॉइस है सेंटर के लिए। इन दैट केस वहाँ पर इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। तो इस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है किसने फॉर्म पहले फिल किया किसने फॉर्म बाद में फिल किया है। अच्छा सर, ये भी पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स के करेक्शन विंडो में हम क्या क्या फील्ड एडिट कर सकते हैं। देखिए, करेक्शन विंडो में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उन चीज़ों के बारे में जिनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसमें एक तो आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे फिल किया है उसको आप वहाँ एडिट नहीं कर सकते दोबारा। एक बार आपने जो मोबाइल नंबर दिया वही फाइनल है। दूसरा, ईमेल एड्रेस, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये दो मोड हैं आपके, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब मेरे हिसाब से अगर मोबाइल नंबर आपने फिल किया है कोई या ईमेल एड्रेस आपने दिया है तो वो बहुत सोच समझ कर दिया होगा, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस या कम्युनिकेशन के लिए जो एड्रेस आपने डाला है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी वो भी एडिट नहीं किया जा सकता बाद में। इसके अलावा आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ, जो आपने एक बार फ़ोटोग्राफ अपलोड किया है उस फोटोग्राफ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात विशेष दिमाग में रखने की है। हाँ, फोटोग्राफ में एक इशू आ सकता है कि एनटीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने फ़ोटोग्राफ फिल नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है, तो क्या पॉसिबल है कि फॉर्म आपका कैंसिल हो जाए। तो बच्चों, इसमें मैं एक बात और कहूँगा कि इस बार एनटीए ने एक और ऑप्शन रखा हुआ है कि आप जब भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको लाइव कैप्चर का एक ऑप्शन भी दिखेगा। यानी आप जब कभी भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय डिवाइस ऐसी होनी चाहिए आपकी कि जिससे कि आपका लाइव पिक्चर जो है वो कैप्चर हो सके। तो एनटीए के पास में आपका लाइव पिक्चर भी है, तो उस लाइव पिक्चर के साथ आपका जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए। तो उसमें ये अगर मान लीजिए इशू आ गया, सपोज कि किसी के फोटोग्राफ में कान नहीं दिख रहे हैं या कोई माइनर कोई इशू है, तो वैसे इश्यूज पर फॉर्म का कैंसिलेशन नॉर्मली नहीं होगा, तो उसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सर, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी? मैम, ये तो एनटीए डिसाइड करता है कि करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, और हर साल ये वेरी करता है क्या क्या करेक्शंस उसमें अलाउड होते हैं। पर मोस्टली जो उसके बच्चों के जो नॉर्मल एक्सक्लूसिव डिटेल्स होते हैं, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इसके अलावा बाकी लगभग सभी डेटा को वो करेक्ट कर सकता है। इसलिए बाई चांस अगर किसी, वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चे को गलती अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना चाहिए, पर किसी वजह से अगर मान लेते हैं गलत हो भी गया तो उसको एक ऑप्शन मिलेगा करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद। ये टेंटेटिवली जो ओपन होता है मैम, जब फॉर्म फिलिंग का डेट ख़त्म होता है उसके लगभग एक हफ्ते के बाद ये डेट अनाउंस करता है एनटीए। तो मोस्टली आप मान के चलें कि इस मंथ के एंड में फॉर्म फिलिंग डेट ओवर होगी, नेक्स्ट मंथ दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में लगभग यही ड्यूरेशन रहेगा करेक्शन विंडो ओपन होने का। अच्छा सर, बच्चे ने कैसी गलती करी जिसे वो एडिट नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा? मान लीजिए सब कुछ अच्छा करने के बावजूद, सब आपने प्रिकॉशंस रखे हैं, आपने हर डॉक्यूमेंट आपके पास रखा था, उसको देख के सब कुछ फिल किया है, फिर भी आपको फाइनली पता चला कि ऐसी मेरे से गलती हो गई जो कि नहीं होनी थी और मुझे इसको एडिट करना है। इन दैट केस
आपके पास एक ही तरीका बचता है कि जो एनटीए की हेल्पलाइंस हैं उन हेल्पलाइन पर आपको कांटेक्ट करना होगा, मेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आपको उनसे कम्युनिकेशन करना होगा। उस कम्युनिकेशन के बाद ही वहाँ कोई चेंजेस अगर पॉसिबल हो पाए तो हो सकते हैं। लेकिन बच्चों, मैं फिर भी आपसे एक बात कहूँगा कि ऐसी चीज़ के लिए आप जाएं ही नहीं। आप जब भी फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, आप जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ देने जा रहे हैं, तो केयरफुली वो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको अपने पास में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, ओरिजिनल आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स से आप कम से कम 2 बार उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करिए कि आपने नाम क्या लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मोबाइल नंबर की डिजिट्स कौन कौन से हैं, क्या यही मोबाइल नंबर मैं वहाँ लिखने वाला था। तो हर इन्फॉर्मेशन को 2 बार कम से कम डबल क्रॉस चेक करिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ है। आपका रजिस्ट्रेशन अगर गलत हो गया या आप एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाए तो फिर पूरे साल भर की आपकी मेहनत जो है ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फॉर्म भरते समय आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। उन चीज़ों को आपको केयरफुली देखना है, वेरीफाई करना है, इसके बाद ही आपको फॉर्म सबमिट करना है।